हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम एएफओ का जो एग्ज़ाम है दिसंबर के महीने में होने वाला है, उसकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि हम हमारे सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएँ। क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट ऐसा है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इसके अंदर प्री में ही आपको वो वाला एक स्वाद देगा एग्जामिनर जो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के मेंस में आता है ना। तो ये आपको सारे बदले जो है ना एग्जामिनर प्री के अंदर ही ले लेगा। तो उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही यूजफुल बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन सब्जेक्ट्स की बात कर लें कि आपके प्री में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज्ञात होगा कि इसमें हम लोग बातें क्या क्या करेंगे, है ना। देखिए भाई, इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और इन 50 क्वेश्चंस के 25 ही मार्क्स होंगे। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ही ये है इसके अंदर कि आपका एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होगा, आधे नंबर का होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चंस ज़्यादा और मार्क्स कम है, तो थोड़ा सा खतरनाक बात है हमारे लिए ये कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन करने होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने अगर 50 में से 40 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन करने के बाद आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं, थोड़े से बोनस के आपको 21-22 नंबर बन जाएंगे टोटल। रीजनिंग के और एप्टीट्यूड जो है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो 50-50 ही हैं, 50 क्वेश्चन वाले। एग्जामिनर ये भी कर सकते थे, जैसे उसमें आईबीपीएस और उसमें एसबीआई प्री में होता है कि 30, 35, 35 ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये रहते हैं उधर, 30, 35, 35, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, तो इधर थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और इलाज नहीं है, आपको ये देखना ही होगा कि आपके पास में समय जो है कम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उसकी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाली हमारे पास यहाँ पर एक समस्या रहेगी, 50 क्वेश्चन के 25 मार्क्स, ठीक है। मिनट्स आपको 40 ही मिलेंगे। रीजनिंग और इसमें तो ठीक ठाक चल ही रहा है। अब ये तो नहीं होगा कि इसकी लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, लेकिन खैर ओवरऑल 125 मार्क्स का होगा। अब प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं। पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर क्या कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन या 25 मार्क्स में आपको 3.5 नंबर अगर आए थे तो पास थे उसमें। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वही 50 ही है, लेकिन टोटल ओवरऑल 25 मार्क्स में आपके 3.5 मार्क्स आने पर आप लोग पास थे। और ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में 5.75 मार्क्स, लगभग लगभग ये 1.5 गुना से ऊपर हो गए, ठीक है। रीजनिंग के अंदर आपके 3 मार्क्स वाले पास थे, एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी में। और ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के अंदर 5.75, और मैथमेटिक्स में आपके 3.5 और इसमें 6 मार्क्स। तो पॉइंट ये है हमारे पास अब इधर कि अगर किसी के 3.5 या 5.75 मार्क्स भी आए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ है। अगर कट ऑफ इतनी है ना, ये कट ऑफ है या फिर ये कट ऑफ है, तो आपके मार्क्स इससे डबल होने चाहिए अगर हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो एक क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि प्री के मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जब इंटरव्यू के अंदर हम बात करते हैं उनसे कि भाई इतने मार्क्स थे और ये मैंने किया था, तो एक सामने वाले को भी विश्वास होता है कि ये जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट जो है, वो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, बाय लक या बाय चांस पास नहीं हुआ है ना। देखिए, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आईबीपीएस आपका जो एएफओ का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। देखिए, इसका जो सिलेबस है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के सिलेबस का एग्जैक्ट वही वर्जन है ये वाला। इसमें आपका क्लोज टेस्ट आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, स्पॉट दी एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन या सेंटेंस कंप्लीशन, कॉलम बेस्ड टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, सेंटेंस बेस्ड एरर,
और स्पेलिंग एरर्स और कनेक्टर्स। ये बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि सारे ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर श्योर ये आएगा ही आएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है आपका ये वाला सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये डेफिनेटली आएगा। 1, 2, 3 और ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं, ये बाकी के जो हैं वो आजकल आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस है ना, अब आ रहे हैं, ये पहले नहीं आया करते थे, कभी कभार से दिखते थे। एक इसमें पेन वाला ऑप्शन मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। चलिए भी क्लोज टेस्ट की अगर बात करें, मैं अगर आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताऊं कि ये जो एक एक टॉपिक है हमारा, इसको कैसे कवर किया जाता है। क्लोज टेस्ट आपने देखा होगा। देखिए, अगर मैं हमारे कोर्सेज की बात करूं तो AFO का जो हमारा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, और नए बैचेस भी शुरू हो चुके हैं और भी नए बैचेस शुरू होंगे। तो उनके अंदर जो हम लोग करवाते हैं, जैसे मैं बात करूं क्लोज टेस्ट की, क्लोज टेस्ट एक आपका फिलर के जैसा एक टॉपिक रहता है, जो कि एक बहुत बड़ा पैसेज होता है। उस पैसेज में क्या होगा कि उस पैसेज को, उसमें ब्लैंक्स होंगे, वो ब्लैंक्स आपको भरने होते हैं। ये असल में फिलर से ज़्यादा ईजी रहता है, ये जो पोर्शन है ना, फिलर से ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि इसमें पैसेज को जब पढ़ते हैं ना उसे, तो हमें आइडिया लग जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है और अगला ऑप्शन किस तरह का आना चाहिए। कॉम्प्रीहेंड एक वर्ब होती है, कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है विस्तार करना, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इस कॉम्प्रीहेंड वर्ब से बना है। तो मतलब विस्तार किया हुआ एक पैसेज जो है उसे पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, विस्तार पूर्वक जो पैसेज है हम उसे पढ़ रहे हैं, तो वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया। स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये आपके ग्रामर से रिलेटेड है। ग्रामर में आपके पार्ट ऑफ स्पीच आ गई, पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारे पास में उसी से रिलेटेड है ये। और क्योंकि आपके वॉइस और नरेशन वगैरह का कम है इसमें पोर्शन, कम क्या मतलब ना के बराबर ही है वैसे तो, वो तो आपके है भी नहीं, तो उसमें भी खैर एरर वाला पोर्शन आता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और कुछ एक और टॉपिक्स जैसे पंक्चुएशन मार्क्स और अपने इन्वर्जन जो है। इन्वर्जन के अलावा एक टॉपिक और है आपका जो बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको हम कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। तो ये सब जो है आपके इनसे रिलेटेड ग्रामेटिकल एरर्स आती हैं। आजकल जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इसके अंदर एग्जामिनर खुद आपको बताएगा कि एरर कहाँ पर है और उस एरर को इम्प्रूव कैसे करना है ना, वो आपको एग्जामिनर ही बताएगा। मतलब कि एरर यहाँ पर है, ऑप्शन दे देगा कि उसको इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो जिसके बेसिक्स और लॉजिक्स अगर क्लियर नहीं है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाता है। सेंटेंस करेक्शन जो है, पूरे का पूरा सेंटेंस होगा उसे करेक्ट करके लिखना होगा। इंप्रूवमेंट के अंदर तो एक हिस्सा बता देगा कि कौन से इम्प्रूव की जरूरत है, करेक्शन के अंदर वो पूरे सेंटेंस को करेक्ट करवाएगा। पैराजम्बल्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक हिस्सा है, ये एक पैराग्राफ को तोड़ के रखा हुआ है, उस पैराग्राफ के सेंटेंसेस को जंबल किया हुआ है, और उसे आप जंबलिंग आप समझते ही हो, इधर उधर ऐसे उछालना बॉल्स वगैरह को, तो उसने ऐसे कर रखा है, रीअरेंज करना होगा उसको। फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब हो जाएगा कि एक सेंटेंस को बीच में छोड़ा होगा, उसके आगे एक पूरा सेंटेंस आएगा, वो सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन हो जाएगा। कॉलम बेस्ड का मतलब क्या होगा कि जैसे एक तो यहाँ पर लिख देगा पार्ट ए की कुछ वो टुकड़े यहाँ पर होंगे, फिर होगा पार्ट बी, जैसे यहाँ पर ए बी सी, और इधर लिख देगा वो 1 2 3, ए को 2 से, बी को 1 से, सी को 3 से कनेक्ट करना होगा, तो उसको बोलते हैं कॉलम बेस्ड टेस्ट। ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, एक सेंटेंस में 4 टुकड़े कर देगा उसके,
और इन टुकड़ों में से एक वर्ड को उठा के इधर, इस वर्ड को इधर, इसको इधर और इसको इधर ऐसे कर देगा। आपको उस वर्ड को स्वैप करना होगा। स्वैप का मतलब यहाँ इधर और ये वाला उधर। ए की जगह अगर बी आया तो बी की जगह ए आएगा, सी की जगह डी आया तो डी की जगह सी आएगा। वर्ड स्वैप हो गया। सेंटेंस बेस्ड एरर, ये एक ही बात है भाई, ये एक ही चीज होती है। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर के वो एक वर्ड लिख देगा और कहेगा कि इसको सही करके लिखिए, तो वो स्पेलिंग एरर हो जाएगा। कनेक्टर्स कंजंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। हाउ टू कवर सिलेबस। अब समस्या ये आती है क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और फर्स्ट लैंग्वेज ना होने के कारण हमें ये दिक्कत रहती है इसके अंदर के इसे कवर कैसे किया जाए। अब इसको कवर कैसे करें, हाउ टू कवर सिलेबस। अब यहाँ पर नहीं तो इसको यहाँ पर ले चलते हैं। ये जो पोर्शन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाउ टू कवर आर सिलेबस। सिलेबस को कैसे कवर करें। देखो भाई, सबसे पहली चीज आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब ये रीडिंग एबिलिटी अच्छी कैसे होगी हमारी। रीडिंग एबिलिटी को अच्छे करने के लिए एक सबसे ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट है वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ब्याज वाला नहीं भाई, आपका इंटरेस्ट कैसे आएगा इस भाषा को पढ़ने में। अगर आप कोई अच्छी नॉवेल पढ़ते हो या कोई अच्छी बुक पढ़ते हो तो एक जैसे बोलते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक बात है, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का भी वो होता है, ऐसा इंटरेस्ट होता है असल में उसका न्यूज़पेपर पढ़ने में। अब मान लो मैं कह दूँ हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैं तो बोल दूंगा, मैंने कौन सा पढ़ना है, मैंने तो आपको बोल दिया। क्योंकि अब दिक्कत ये आ जाती है इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर को पढ़ना। पहली बात तो न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत ही 100 में से 10 लोगों को होती है, और वो भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत 10,000 में से 10 लोगों को होगी, और हम लोग उन 10 लोगों में नहीं है, ये स्पष्ट सी बात है ना। तो हम लोग अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कैसे करेंगे। हम लोग अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव ऐसे करेंगे कि हमें जो टॉपिक पसंद है ना, हम उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, या फिर जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, हम उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा होगा, जैसे मैंने कहा नॉवल या बुक पढ़ो आप। मैं आपको कुछ अच्छी बुक्स के बारे में बताता हूँ। जैसे एक बुक है, मेरी फेवरेट बुक है, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अब क्या है कि ये इतनी अच्छी बुक है, आप जब इसे पढ़ने बैठते हो ना तो आपका इंटरेस्ट बनता है कि और क्या हो, मतलब जिंदगी जीने के तरीके इसके अंदर बताए गए हैं। जिंदगी जीने के तरीके का मतलब कि अपनी हैबिट्स को कैसे सुधारें कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैंने इतने एग्जाम दे लिए लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा, ये है वो है। इस बुक के अंदर इस बात को बड़ा अच्छा तरीके से बताया कि जैसे वो कहता है कि मान लीजिए कि बर्फ एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब अगर वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है तो हमने क्या किया कि उस बर्फ को टेम्परेचर दिया 10 डिग्री, नहीं पिघली, 11 डिग्री नहीं पिघली, 12, 13, 14, 15 डिग्री नहीं पिघल रही वो। तो ऐसे करते करते हम लोग 27, 28, 29, 30, 31 पर आए तो पिघलना शुरू हुआ, 32 पर और पिघली, 33 पर और पिघलना शुरू हो गया उसका। अब हमने 31, 32, 33 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसने पिघलना शुरू कर दिया। क्या 1 से लेकर 30 तक जो डिग्री सेंटीग्रेड उसको टेम्परेचर हमने दिया था वो काम का नहीं है? उन्होंने अपना काम किया ना, उनकी अपनी वैल्यू है। तो वही चीज़ें जीवन में हमारे अप्लाई होती है कि हमने जितने प्रयास किए, मेहनत कभी विफल नहीं जाती। ये बात उस बुक में थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ है। हालांकि मुझे लगता है आप में से कईयों को ये चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी, लेकिन जब आप उस अच्छे राइटर के द्वारा लिखी हुई बात को आप पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो छोटी छोटी आदतें बताई गई, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य क्या है, तो लोग कहते हैं कि मुझे ऑफिसर बनना है, तो वो कहता नहीं, ऐसे मत करो। छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। डेली का टारगेट कि आज मैंने ये टॉपिक पूरा करना है, अगले दिन का टारगेट कि आज मैंने ये टॉपिक पूरा करना है। बड़े लक्ष्य या दूरी पे रखे लक्ष्य को मत देखिए, नज़दीक वाले लक्ष्य को देखिए। तो वो इस बुक में बताई गई है बातें, और इंग्लिश में पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा।
एक ये बुक है, आप ये पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड। पैसे की अहमियत बताई है इसमें। आप ये बुक पढ़ सकते हो, इकिगाई। ये जापानीज वर्ड है, बुक इंग्लिश में है, पर्पस ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। एक जो मेरी फेवरेट है, डेल कार्नेगी की बुक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स। इसका हिंदी में नाम है लोक व्यवहार। एक बुक है यू कैन विन, शिव खेड़ा की, जीत आपकी है इसका नाम, यू कैन विन, शिव खेड़ा, जीत आपकी, शिव खेड़ा, ये राइटर हैं। एक आप बुक इसी राइटर की लेके आ सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग। ये जो बुक्स है ना, मैंने आपको जो बताई हैं, आप अगर इनमें से किसी भी एक बुक को ले आते हो और इस बुक को 3 4 5 बार पढ़ देते हो, आप यकीन मानिए आपकी रीडिंग एबिलिटी के अंदर 10 से 15 गुना का फर्क आ जाएगा। 10 से 15 गुना का, यकीन मानिए इस बात का। और इंग्लिश के अंदर अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो आपको ग्रामर वोकैब वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने भी देखा 5.75 मार्क्स चाहिए आपको 25 में से। आपकी रीडिंग एबिलिटी अगर अच्छी होगी तो 12 से 15 मार्क्स आपके वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, चोर रास्ता बता दिया। तो सिलेबस को कैसे कवर करें उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिलेबस कवर करने के लिए सबसे पहले आपकी रीडिंग एबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो आप सिलेबस को कवर करने में देरी नहीं लगाओगे। अब सिलेबस में आपकी एक तो रीडिंग एबिलिटी आ गई, दूसरा आपके आ गया ग्रामर। ग्रामर जो है उसके अंदर आपके 8 टॉपिक्स जो हैं वो आ गए। 8 टॉपिक्स कौन से? पार्ट ऑफ स्पीच के। ठीक है, आपने क्या करना है कि हर एक टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चंस जो है वो, आप थ्योरी पोर्शन मत पढ़िए ज्यादा। मैं कहता हूं आप रूल्स को मत रटिए। आप रूल्स को याद करने की जगह आप सेंटेंसेस को पढ़िए और सेंटेंस को याद रखिए। आपको रूल अपने आप याद हो जाएगा। एक सेंटेंस के अंदर आपको कितने रूल्स मिलते हैं मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस है, ही इज रिच। इस एक छोटे से सेंटेंस के अंदर आपको कितना कुछ मिलेगा, देखिएगा। ही इज रिच, प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव हमेशा प्रेडिकेटिव फॉर्म में आता है, पहला रूल। ठीक है, एडजेक्टिव अगर अकेला आया तो कोई डिटर्मिनर नहीं आता है, दूसरा रूल हो गया। लिंकिंग वर्ब अगर मेन वर्ब हो तो उसके बाद में एडजेक्टिव आता है, तीसरा रूल हो गया। इस छोटे से, इस नन्हे से सेंटेंस के अंदर आपको 3 रूल्स मिल गए। तो क्यों ना हम सेंटेंस को याद रखें और रूल्स हम अपने आप याद रह जाएंगे। और वैसे भी मैं आपको एक चीज बताऊं, कुल मिला के इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स होंगे हमारे पास लगभग 300 के आसपास है। अब मैं आपको कहूँ कि क्या 300 रूल्स ज्यादा हैं? 300 रूल्स ज्यादा हैं क्या? आप में से कईयों को लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा है, लेकिन सच्चाई देखो, 300 रूल्स। रूल का मतलब कि एक लाइन लिखी होगी, एक लाइन को पढ़ने में आप मैक्सिमम कितने मिनट का टाइम लगाते हो? 30 सेकंड या 1 मिनट लगेगा। मान लीजिए कि आप डेली 30 रूल्स को पढ़ रहे हैं। चलिए 30 भी आप कह दो कि नहीं 30 मुझसे नहीं पढ़े जाएंगे, मैं तो 15 ही पढ़ पाऊंगा। आप 15 रूल्स पढ़ रहे हैं डेली, तो आपको कितने दिन लगे कुल मिला के? 20। जब आप अगली बारी से पढ़ेंगे तो क्या 20 दिन लगाएंगे? नहीं, आपको लगेंगे 15 दिन। तीसरी बार पढ़ेंगे इन्हीं रूल्स को तो आपको 15 दिन लगेंगे क्या? नहीं, आपको लगेंगे 10 दिन। चौथी बार में आपको 5 से भी कम दिन लगेंगे। और ऐसे धीरे धीरे होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप इन रूल्स को एक ही दिन में रिवाइज कर दोगे। तो सिलेबस तो इस तरह से कवर हो सकता है हमारा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा, आप पार्ट ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का मतलब कि लगभग 100 क्वेश्चंस डेली आप हर टॉपिक के तो नहीं होंगे, 100 क्वेश्चन आप एक एक टॉपिक के कीजिए। जैसे पहले दिन आपने नाउन के 100 क्वेश्चंस किए, दूसरे दिन आपने प्रोनाउन के 100 क्वेश्चंस किए, तीसरे दिन आपने एडजेक्टिव के किए, फिर वर्ब के किए। तो ऐसे 100 क्वेश्चंस कीजिए। कुल मिला के 8 टॉपिक है, 8 दिन के अंदर आपके इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप
100 क्वेश्चन जो है ना, अब की बार इनके अंदर थोड़ा सा चेंज लाइए, जैसा मैंने किया था जब मैं तैयारी कर रहा था और जिसकी वजह से जॉब भी लगी थी मेरी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे 9वें दिन में उसको चेंज किया स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा, तो मैंने 100 क्वेश्चन शुरू कर दिए मिक्स, नाउन प्लस प्रोनाउन के। अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आप एक दूसरे को क्वेश्चंस दीजिए। हम लोग 4-5 लोग पढ़ा करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे को क्वेश्चंस दे देते थे ऐसे बना के कि ये क्वेश्चन, मतलब नाउन और प्रोनाउन का मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया। अब नाउन और प्रोनाउन का क्वेश्चन जब मिक्स करके दिया तो अब की बार पता नहीं है ना कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है ये। अगली बार जब क्वेश्चन दिया तो 3 टॉपिक मिक्स कर दिए, उससे अगली बार 4 टॉपिक मिक्स कर दिए। तो एक दूसरे को क्वेश्चन दीजिए ऐसे, अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ ग्रुप स्टडी करते हैं तो। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या आया था, हमारा अगला पॉइंट था ये वाला, चलिए यूं ही करना पड़ेगा, मिल नहीं रहा। हाँ, अगला ये रहा। अगला पॉइंट है हाउ टू गेन नॉलेज ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक्स की नॉलेज कैसे बढ़ाई जाए, किस तरह से हम किसी टॉपिक की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, मतलब हमारी नॉलेज को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो वो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। टॉपिक की नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाएगा, आपने करना क्या है, उस टॉपिक के जो एक एक रूल्स है, उस एक एक रूल पे कम से कम 10-10 क्वेश्चंस आपको करने ही हैं। कम से कम 10-10 क्वेश्चन एक एक रूल पर आपको करने हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, आप एक सेंटेंस जो होगा ना, जैसे मान लो मैं ऐसे एक सेंटेंस लिख देता हूं कि ही गेव मी अ बुक टू रीड। He gave me a book to read yesterday. अब ये सेंटेंस है, he gave me a book to read yesterday। अब गेन कैसे किया जाए नॉलेज को, आप एक एक वर्ड के बारे में देखिए कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या चीज है। तो उससे क्या होगा कि अपने आप आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि अच्छा इस सेंटेंस में ये वर्ड क्या काम कर रहा है, ये वर्ड क्या काम कर रहा है। जैसे मैं कह दूं ही क्या है, सब्जेक्ट है, अच्छा, और ये प्रोनाउन है, चलो ठीक है। गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अच्छा, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। मी क्या है, मी एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक प्रोनाउन है, ठीक है जी। अब बुक क्या है, इसमें ये क्या है, ए आर्टिकल है, और बुक क्या है, बुक नाउन है, और ये दोनों मिलकर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू रीड क्या है, टू रीड जो है वो इन्फिनिटिव है, और टू रीड यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। यस्टरडे क्या है, ये एक एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एक एक चीज, एक एक वर्ड की आपको नॉलेज मिलती है इसके अंदर कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या किस चीज का काम कर रहा है। पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि हमारे लिए सबसे बढ़िया, कि जिन्होंने हमारे यहाँ से कोर्स किया है या जिनका कोर्स चल रहा है, लगभग 2 बैच जो है वो इन्हीं दिनों में पूरे हुए हैं, 2 या 3 बैच हैं ऑनलाइन, वो पूरे हुए हैं अभी। और ऑफलाइन बैचेस जो हैं उनमें से एक बैच ऐसा है जो कुछ दिनों में पूरा होगा। तो ये जो 4-5 बैच जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके स्टूडेंट्स को ये वर्ड्स जो है ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से कईयों को बड़ी अटपटी सी बात लगे कि ये क्या बता रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, उनको ये हर चीज़ याद है, हर चीज़ याद है, उनको अच्छे से समझ आ रखी है। तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि क्लास के अंदर भी प्रैक्टिस उनकी हुई है, ठीक है। तो एक टॉपिक की नॉलेज कैसे गेन की जाए, आपको उस टॉपिक या उस वर्ड के बारे में 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, वाई और व्हाट का जवाब आपको मालूम होना चाहिए।
ये दो ही तो क्वेश्चन होते हैं, वाई और वट, कि ये शब्द यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, और ये शब्द है क्या, ये एक प्रोनाउन है। अगर आपने इन दो चीजों का भी जवाब ढूंढा ना, तो आपकी जो नॉलेज है वो अपने आप ही गेन होती रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस चलते हैं अपने उसी पॉइंट पर जहां पर शुरू हुए थे। हाउ नॉट टू फॉरगेट, कोई भी चीज को कैसे ना भूला जाए, आप उसको प्रैक्टिकल लेके आइए। सबसे आसान तरीका यही रहता है, और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, हम लिखते हैं ना कोचिंग सेंटर, तो कोचिंग सेंटर जो वर्ड है वो क्या है, कोचिंग सेंटर जो वर्ड है वो एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, कोचिंग सेंटर जो वर्ड है वो एक कंपाउंड नाउन होता है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल लाइफ में कैसे लेकर आए हैं इन शब्दों को। कोचिंग सेंटर, इसका मीनिंग क्या रहेगा, इस वाले सेंटर की स्पेलिंग ये रहेगी, तो वो रहेगा अ सेंटर फॉर कोचिंग, अ सेंटर फॉर कोचिंग। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, कोचिंग सेंटर में जो कोचिंग है वो क्या हो गया यहाँ पर, वो इस फोर का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये एक कंपाउंड नाउन हो गया। जैसे ज्वेलरी शॉप, बुक स्टोर, अब ये शब्द आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मिल रहे हैं, है ना। तो चीज़ों को कैसे ना भूला जाए, आप उसको रटने की जगह समझने की कोशिश कीजिए। आप चीज़ों पर एक तो कंसेप्ट पर बात कीजिए, यहाँ पर कंसेप्ट पर अपना जो है फोकस रखिए, कंसेप्ट पर काम करेंगे, और दूसरा उनको प्रैक्टिकली देखेंगे। अगर आप ये दो काम करेंगे ना, प्रैक्टिकली देखना उसको और कंसेप्ट पे बात करना, आप शर्त लगाने को तैयार हूँ इस बात पे मैं कि आप ज़िंदगी में कभी इन चीज़ों को नहीं भूलने वाले हो। रटोगे तो हो सकता है शाम तक ही भूल जाओ, शाम को रटो और शाम को ही भूल जाओ, सुबह रट के शाम को भूलना तो बहुत बड़ी बात है, आप शाम को ही भूल जाओगे। तो आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए और प्रैक्टिकली देखिए उन चीज़ों को, उनकी जो एप्लीकेशन है। ठीक है, और देखते हैं इसमें। मॉक टेस्ट नेसेसरी है क्या, बिल्कुल है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चंस वो वाले रखे हैं इसके अंदर जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्लास में पूछते हैं कि क्या मॉक टेस्ट ज़रूरी है, नॉलेज को कैसे बढ़ाएं, कैसे ना भूलें। तो कई लोग कहते हैं कि आपने जो बताया अभी तो हमें याद है, शाम तक भूल जाएंगे। भाई शाम तक इसलिए भूलोगे क्योंकि आप रटने की कोशिश कर रहे हो। इंग्लिश में सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करके बात करने की कोशिश करते हो, नहीं करना ही नहीं ट्रांसलेशन। मॉक टेस्ट जरूरी है क्या, बिल्कुल है। मॉक टेस्ट आपको इवेल्युएट करता है, आपकी इवेल्युएशन जो है वो ही चीज़ आपके काम आने वाली है। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपने जैसे मान लो एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दिए, उन दोनों मॉक टेस्ट में आपने क्या किया कि बाद में आपने उसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया, तो आपको ये पता, जो सही आंसर वो तो सही है, और जो आंसर सही नहीं है वो क्यों नहीं है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो जब आपके सिलेबस को चलते हुए 2 महीने हो जाते हैं ना, उसके बाद, उस 2 महीने के टाइम पीरियड के बाद आपको डेली के 2 टेस्ट पे आ जाना चाहिए, डेली 2 टेस्ट पे। और जब आपके एग्जाम को लगभग 1 महीना रह जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 4 टेस्ट आपके एक दिन में होने चाहिए, और फिर उनका एनालिसिस। कम से कम 4 मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है ये। हम लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सबसे ज़रूरी बात ही यही है। हम लोग आपकी ऐसे मदद कर सकते हैं कि देखिए, अब एक तो न्यू बैच हमारा चल ही रहा है, ठीक है, और इन बैचेस के अंदर हम लोग जो करवा रहे हैं, जो क्वालिटी हम लोग आपको दे रहे हैं, उसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही हो, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो फिलहाल, है ना। तो एक तो हम लोग यहाँ पर जो हमारे जो बैचेस हैं, उन बैचेस के थ्रू आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा कि आपको अगर क्लास नोट्स चाहिए तो आप उसके थ्रू हमसे मदद ले सकते हैं। तीसरा, आप YouTube पर वीडियोस देखकर भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं।
ऑनलाइन एग्रीकल्चर, इस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है जी, बानीराम सर के नाम से चैनल है। ठीक है जी, बैचेस जो हैं वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलेंगे। और एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के लिए ये रहेगी कि अभी कुछ ही दिनों में जब आपके एग्ज़ाम को लगभग 1 महीना रह जाएगा, लगभग 1 महीना रह जाएगा, तो उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए जो ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकियों की नहीं कर रहा, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और अभी तक वो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन जब 1 महीना रह जाएगा तो उनके लिए एक क्रैश कोर्स टाइप हम लोग कुछ लॉन्च करेंगे, जिसमें 1 महीने में लगभग सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो है हमारी ऑफलाइन क्लास के अंदर टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लास के अंदर टेस्ट सीरीज, ये चलती ही रहती है। हर सब्जेक्ट के अंदर हर टॉपिक के कंप्लीट होने पर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, और फिर इंग्लिश के अंदर तो ये है कि 3-3 टॉपिक्स का मिक्स टेस्ट भी बनाया हुआ है, जो टेस्ट जो है वो मिक्स किया गया है। और कंसेप्ट पर हम लोग बात करते हैं कि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे कि आपने सिर्फ रटा हुआ है तो आप उसको क्लियर कर जाओगे। बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमें तो सिर्फ पास होना है। सिर्फ पास नहीं होना है, वो वाला ज़माना गया। कोरोना काल जब ख़त्म हुआ था तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई थी, और उनमें से एक चीज़ ये चेंज हुई थी कि अब रटने वाले लोग नहीं सफल हो पाएंगे। आपको कंसेप्ट पे बात करनी होगी, और हमारे यहाँ पर इसी प्रकार का काम किया जाता है। कंसेप्चुअल जो टॉपिक्स हैं उनको कंसेप्चुअली समझाया जाता है। तो ज्वाइन कीजिए नए बैच, और नया बैच एक अभी शुरू हुआ है, शायद उसको लगभग 1 वीक हुआ है, ज़्यादा टॉपिक्स उसमें नहीं कवर करवाए हैं, तो उसे ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन जुड़ते हैं तो ऑफलाइन में आपको वो 2-3 दिन पहले कोई बैच शुरू हुआ है श्री गंगानगर राजस्थान में, तो ऑफलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं यहाँ पर कि अपने सपनों को आप कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, आई होप कि बाकी की बातें भी आपको समझ आ गई होंगी, लास्ट वाली के अलावा भी, और कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब आप धीरे धीरे गेन कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय निकालने के लिए। और जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्लास में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।